Good morning, students. So today we'll continue our second chapter, जिसके 2 वीडियोस ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 27 से. एंड आवर टॉपिक इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम्स. अभी तक हमने सेंट्रल प्रॉब्लम जो थी वो पढ़ी थी लास्ट वीडियोस में. फिर हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स पढ़े क्या होते हैं. फिर हमने उनका शिफ्ट एंड मूवमेंट पढ़ा कि कर्व कब शिफ्ट होगा. राइट तो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम को रिलेट करेंगे पीपीसी से. सो हमारी फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस क्या था कि जब भी कोई इकोनॉमी में रिसोर्सेज होते हैं तो उन रिसोर्सेज में बहुत सारे गुड्स बन सकते हैं. जैसे एक लैंड है तो एक लैंड पे बहुत सारी क्रॉप्स हो सकती हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है. सो व्हाट टू प्रोड्यूस शोज इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. अब जैसे हमें एक ग्राफ दे रखा है, अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज व्हीट पे खर्च करते हैं तो हम 6 प्रोडक्शन करेंगे, और अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज क्लोथ पे खर्च करते हैं तो हम 12 क्लोथ प्रोड्यूस करेंगे. राइट. अगर हम लोगों ने क्या किया, सारे रिसोर्सेज इन पे लगाए तो. और ये जो बीच के पॉइंट है बी सी, ये जो पॉइंट बचे हैं ये पॉइंट क्या है, उनके ऑप्शंस हैं कि हम ये भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. जो पॉइंट इस लाइन को टच हो रहा है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो जो भी पॉइंट ए बी सी डी इस पे टच हो रहा है, दैट इज कि अगर रिसोर्सेज सारे यूज में ले लें, अगर पूरी लैंड यूज में ले लें, तो हम ये या ये ऑप्शन क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. और इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है, सपोज इसके अंदर ये वाला पॉइंट है ऐसे, तो अगर ये वाला पॉइंट है इसका मतलब आपने रिसोर्सेज पूरे यूज में नहीं लिए. तो ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारा होता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन. जब हम सारे रिसोर्सेज यूज में ले लेते हैं तो हम लोग जो बात करेंगे या जितना प्रोडक्शन करेंगे वो अटेनेबल होगा. इसके बाहर अगर रहेगा तो अनअटेनेबल होगा, जो हमारे बजट में नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है. और इसके अंदर क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, की रिसोर्सेज को आपने काम में नहीं लिया. राइट. जैसे एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बोला 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथ एंड 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट. एक कॉम्बिनेशन ये बोला है, कौन सा है, बी कॉम्बिनेशन है. तो सपोज इन्होंने बी कॉम्बिनेशन दिया जिसमें इन्होंने 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथ एंड 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट बोला. राइट. इसका मतलब अगर आप सारे रिसोर्सेज यूज में ले लो तो 10 यूनिट्स आपके क्लोथ की बनेंगी और 2 यूनिट्स आपकी व्हीट की बनेंगी. सपोज हम लोगों ने 8 यूनिट ऑफ क्लोथ एंड 1 यूनिट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया है. क्या प्रोड्यूस किया है, 8 यूनिट ऑफ क्लोथ एंड 1 यूनिट ऑफ व्हीट. इसका मतलब हमने ज़रूर कोई ना कोई रिसोर्सेज छोड़ दिए होंगे, क्योंकि अगर सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज होते तो ये प्रोडक्शन होना चाहिए था. ठीक है. तो ये वाला जो पॉइंट है 10 और 2 का, वो यहाँ टच हुआ है, ये मैक्सिमम था. 8 कहाँ होगा, ये रहा, और 1 कहाँ होगा, ये रहा. तो ये जो पॉइंट निकल के आएगा नया, अगर होता तो ये पॉइंट इसके अंडर आ रहा है, किसके, पीपीसी कर्व के अंदर. इसका मतलब ये अनयूटिलाइज्ड है, रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है, इनको प्रॉपरली यूज में नहीं लिया. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या दिखाता है कि इस ग्राफ में हमें पता लगता है कि हम कितनी कमोडिटीज किस गुड्स की बना सकते हैं. ऐसे ही हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस. अगेन हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हमें टेक्नोलॉजी कौन सी लेनी है, हमें कैपिटल इंटेंसिव लेना है, मशीनों के थ्रू बनाना है, या लेबर इंटेंसिव मैन पावर के थ्रू बनाना है. कई बार हम लोग जब मशीन के थ्रू बनाते हैं तो हम टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज में नहीं लेते. उस कंडीशन पे क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है. अगर जैसे ई पॉइंट, राइट, अगर आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी है तो आप उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे जितना बाकी कंपनीज कर रही होंगी. कौन सी कंपनी, जो टेक्नोलॉजी तरीके से यूज में ले रही होंगी. अगर टेक्निक्स का ऑप्टिमम यूज है तो फिर ये ऑप्शंस इस पर टच होने चाहिए. अगर आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी है तो आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा. ठीक है. तो ये होती है चॉइस ऑफ टेक्निक की. नेक्स्ट आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ये 2 लाइन आपको दिख रही है. फॉर हुम टू प्रोड्यूस हम किसके लिए बना रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए या अपर क्लास फैमिलीज के लिए हमें क्या होगा. तो अगर आपकी ये वाली ब्लू लाइन है, क्या इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट लोअर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट व्हेन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर लो बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इज फेवर ऑफ पुअर. इस कंडीशन पे प्रोडक्शन कम होगा. क्यों होगा प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोड्यूसर को पैसा कम मिलेगा, उसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कम होंगे. क्यों होंगे कम, क्योंकि अगर वो
लोअर क्लास पीपल्स के लिए या जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए प्रोटेक्शन कर रहा है, तो उसको प्राइस ऑटोमेटिकली कम करनी पड़ेगी। प्राइस कम करेगा, सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो प्रोटेक्शन कम होगा। वाइस वर्सा, अगर वो रिच पीपल्स के लिए प्रोटेक्शन करता है तो उसको अमाउंट अच्छा मिलेगा, अमाउंट अच्छा मिलेगा, उसकी सेविंग इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे, और सेविंग इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। राइट देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने दो सेक्शंस के लिए सामान बनाया, एक पुअर और एक रिच। हमने बनाई 100 यूनिट्स दोनों के लिए। अगर हम पुअर सेक्टर में बेचते हैं तो 1 यूनिट के हम 10 रुपये चार्ज करेंगे, और अगर रिच सेक्शन में बेचते हैं तो 1 यूनिट के हम 100 रुपये चार्ज करेंगे। अगर हमने पुअर में बेचा तो हमें अमाउंट मिला 1000, 100 इंटू 10, और अगर हमने रिच सेक्शन में बेचा तो हमें अमाउंट मिला 10,000। ठीक है, इस कंडीशन में प्रोड्यूसर के पास कितना अमाउंट आया, 1000, तो प्रोडक्शन भी कितने का कर पाएगा, आगे पैसा इतना ही लगा पाएगा, तो प्रोडक्शन भी कितने का हुआ, जिसको आप लोग आउटपुट बोलती है बुक बार बार, 1000 का। जबकि अगर रिच सेक्शन के लिए लिया तो उसके पास कितना अमाउंट आया, 10,000, तो उसके पास पैसा आता है तो उसका प्रोडक्शन भी इतने का होगा, 10,000 का होगा। राइट सेम यही है कि जो आपका लोअर ग्राउंड है, अब सपोज 1000 के अंदर 10 यूनिट तो बन सकती है वीट की, और 2 यूनिट्स बन सकती है सपोज राइस की। जबकि अगर 10,000 का है तो 100 यूनिट्स बन सकती है वीट की, और 20 यूनिट्स बन सकती है राइस की। तो पीपीसी देखो कैसे बनेगा, 10 सपोज यहाँ पे 100 है, ऐसे ही यहाँ पे 2 सपोज यहाँ पे 20 है। तो ये जो आपका ग्राफ बना, और एक ग्राफ आपका बना ये वाला, ये लोअर का है, क्यों, क्योंकि ये हमने पुअर सेक्शन के लिए सेल किया था तो हमारा आउटपुट कम आया था। ये ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि हमने रिच सेक्शन के लिए सेल किया था। तो यही तो फॉर होम टू प्रोड्यूस कहता है कि हम किसको बेच रहे हैं, सामान किसके लिए बन रहा है। तो इट्स अ कॉमन थिंग कि अगर रिच सेक्शन के लिए बनेगा तो प्रोडक्शन नेक्स्ट ज़्यादा होगा क्योंकि पैसा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, फिर हमारा था फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करते हैं तो आपका पॉइंट इस पे आना चाहिए, दिस इज अ मैक्सिमम लिमिट। ये पीपीसी क्या बताता है, मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है। जबकि अगर इसके अंदर कोई पॉइंट आ रहा है इसका मतलब आपने अंडर यूटिलाइज किए हैं या तो सफिशिएंटली यूज में नहीं लिए। ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ ऑफ रिसोर्स का मतलब है कि अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ये इनिशियल रिसोर्स था, उससे इतना प्रोड्यूस हो रहा था, रिसोर्सेज बढ़े तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया। ठीक है, सो अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट वे में कहते हैं द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट, कि अभी जो मैं ऑप्शन कर रही हूँ अगर मैं वो ऑप्शन चूज ना करूँ तो नेक्स्ट मुझे क्या मिलेगा बेस्ट, वो बताओ कैसे। ये देखो, चलो एग्जांपल देखो। सपोज आपके पास अवेलेबल है 1 हेक्टर ऑफ लैंड और कुछ इनपुट्स, उनके अंदर आप 4 चीज़ें कर सकते हो। या तो आप वीट का प्रोडक्शन कर सकते हो, या तो राइस का, या तो मेज का, या तो शुगर केन का। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए कि जो आपने रिसोर्सेज बताए हैं इन रिसोर्सेज में 4 प्रोडक्शन होगा। जो 4 प्रोडक्शन होगा उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, वीट बिकेगा 10,000 में, राइस 8,000 में, मेज 7,000 में, और शुगर केन 12,000 में। ठीक है, टेक्नोलॉजी सबके लिए सेम है, कॉस्ट सबकी सेम है। अगर हम इन चारों को बेचेंगे तो हमें ये अमाउंट रिस्पेक्टिवली मिलेगा। ऑब्वियसली मैं ये ऑप्शन 4 चूज करूंगी, शुगर केन। क्यों, कॉस्ट सेम है, सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है मुझे 12,000, तो ऑब्वियसली मैं यही करूंगी। लेकिन अगर ये ना हो तो नेक्स्ट ऑल्टरनेट क्या है, 10,000। नाउ 10,000 इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो ऑप्शन आपने चूज किया उसके बाद नेक्स्ट आपको जो भी बेस्ट ऑल्टरनेट मिला वो बेस्ट ऑल्टरनेट क्या होगा, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। एक और देखिए ऑप्शन, सपोज हम 6 आवर्स वर्किंग पे हैं, ठीक है, सब चीज़ें सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, काम भी सेम है। एक ऑफिस है जो मुझे 5,000 पे कर रहा है, एक ऑफिस है जो मुझे 7,000 पे कर रहा है, और एक ऑफिस है जो मुझे 10,000 पे कर रहा है। किसकी बात हो रही है, सैलरी की। ऑब्वियसली मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगी, 10,000। लेकिन अगर मेरी ये जॉब नहीं लगती तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट क्या होगा, 7,000, और 7,000 इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट प्राइस। ये तो हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक टॉपिक और आता है एमओसी।
MOC इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सिमिलर ही है, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो देखो। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जब हम एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे स्विच करते हैं तो नेट कितने का लॉस होता है। मतलब जैसे ये वाला जो आपने ऑप्शन लिया था सैलरी वाला, पहले मैं 10,000 पे जॉब करती थी, ये जॉब नहीं हुआ तो मैंने ये किया, तो 10,000 और 7,000 मुझे नेट लॉस कितने का हुआ? 3,000 का। नाउ 3,000 इज आर MOC कि व्हेन वी स्विच वन ऑप्शन टू विद अदर तो नेट लॉस हमें कितने का होगा। जैसे अभी जो अपन ने ऑप्शन लिया था कि ऑप्शन ए की मार्केट वैल्यू थी 10, ऑप्शन बी की मार्केट वैल्यू है 9, ऑप्शन सी की मार्केट वैल्यू है 7,500 और ऑप्शन 3 की मार्केट वैल्यू है 5,500। ठीक है, तो अगर हम सपोज ये के बाद सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो हम लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई? 9,000। ठीक है, अगर हमने जब स्विच किया तो पहले हमें 10,000 मिल रहे थे मार्केट वैल्यू के हिसाब से, अब हमें 9,000 मिल रहा है, हमें नेट लॉस कितने का मिल रहा है? 1,000 का। अगर ये भी नहीं होता तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, सपोज मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन पे हमें कितना मिल रहा है? 7,500। तो नेट लॉस कितना हुआ? 1,500। कैसे? 9,000 तो पहले भी मिल रहा था, अब 7,500 मिल रहा है, तो नेट लॉस हमारा कितना हुआ है? 1,500। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर हम 5,500 पे होते तो ये भी नहीं होता तो हम इस पे जाते, तो 7,500 तो ऑलरेडी मिल ही रहा था, 7,500 तो ऑलरेडी मिल ही रहा था। अब कितना मिल रहा है? 5,500। कितने का लॉस हुआ? 2,000 का लॉस हुआ है। तो ये क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि जब हम किसी एक ऑप्शन से स्विच करते हैं दूसरे ऑप्शन पर तो चेंज जो आया है वो चेंज कितने का आया है। तो यहाँ पे चेंज आया 1,000 का, यहाँ चेंज आया 1,500 का और यहाँ चेंज आया 2,500 का। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमेशा टेंड्स टू राइज, इंक्रीजिंग होती है। मतलब जैसे जैसे आप स्विच करते जाओगे आपका लॉस बढ़ता जाएगा। जब आपने पहला ऑप्शन चूज किया था तो आपको सेकंड ऑप्शन जब आपने चूज किया तो आपको 1,000 का लॉस हुआ सिर्फ। जब आपने नेक्स्ट ऑप्शन चूज किया तो आपको 1,500 का लॉस हुआ, फिर आपने जब नेक्स्ट ऑप्शन चूज किया तो आपको 2,000 का लॉस हुआ। तो ऐसे करके लॉस हमारा क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो MOC हमेशा इंक्रीजिंग रेट से होती है। तो ये था मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब y की वजह से कितना चेंज आया और x की वजह से कितना चेंज आया। तो ये हमारा फॉर्मूला है। चलो एक एग्जांपल देखो। एक इकोनॉमी है जिसमें 2 गुड्स बन सकते हैं, अगेन व्हीट एंड क्लोथ, और आपको ऑप्शन बता रखे हैं। आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन व्हीट अपॉन चेंज इन क्लोथ। ठीक है, चेंज इन x अपॉन चेंज इन y। तो हमने इस तरीके से टेबल बनाया, ये डेटा हमें गिवन है, हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाया, चेंज किया। जब इसमें चेंज कितने का आया? 10 का, जबकि इसमें चेंज कितने का आया? 25 का। तो ये 10 अपॉन 25, मतलब अगर इसको परसेंटेज में बोले तो इंटू 100 कर दे तो 40% का लॉस हुआ है। अगेन अब की बार यहाँ पे चेंज आया कितना? 20 का, जबकि यहाँ चेंज आया 25 का। फिर हमने फॉर्मूले में पुट किया 0.8, मतलब 80% का चेंज हुआ है, लॉस हो रहा है हमें। और ये लॉस इस तरीके से बढ़ता जाएगा। आप टाइम्स में बोल दो इसको, अगर 100 में नहीं बोलना तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इंक्रीजिंग होती है। जैसे जैसे हम ऑप्शन स्विच करते हैं, पहले आपने 10 का लॉस लिया, फिर 20 का सेक्रीफाइस किया, फिर 30 का सेक्रीफाइस किया। ठीक है, ये इस तरीके से चलता ही रहता है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? हमेशा इंक्रीजिंग होती है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ तक खत्म हो चुका है। और कोई डाउट हो तो आप लाइव क्लासेस में उससे मेरे से पूछिएगा। थैंक यू।